गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़े। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए क्लास आगे लिखिए। डिफेक्ट ऑफ, देखिए डिफेक्ट ऑफ आईज, देखिए डिफेक्ट्स ऑफ आई। किसी कुछ याद आ रहा है क्या? आई कितने डिफेक्ट होते हैं? पहले पढ़ा 10th 11th में कभी भी? 3। चलो जो भी है तो कौन कौन से होते हैं? हाँ, Myopia. Hypermetropia, Hypermetropia. presbyopia कैटरैक्ट और एस्टिग्मेटिज्म, ऐसा कुछ भी था सर एक। काफी थे सर, पर नाम नहीं याद आ रहे अभी। काफी थे मतलब ऐसा कि डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, मतलब ऑप्टिकल जो एक तो जिसे अभी किसने कैटरैक्ट बोला है ना, वो डिफेक्ट है, वो आई का डिफेक्ट ऐसा नहीं है। वो क्या है? हाइपरमेट्रोपिया था। ऑप्टिकल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली ना। कैटरैक्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा टिश्यूज आ जाते हैं आंख पे ना, उसको फिर आप ऑपरेशन से रिमूव करते हो, वो नहीं। ऑप्टिकल डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जो जिससे आपकी आईसाइट आप देखते हो तो आपके आईज की पावर कम हो गई है ना, या तो आपको पास की चीजें ढंग से नहीं दिखती है, या कभी आपको दूर की चीजें ढंग से नहीं दिखती है, या फिर क्या होता है दोनों ही नहीं होते। तो जैसे एज बढ़ती है तो बढ़ती है, इसके साथ क्या होता है, दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, पास की चीजें भी नहीं दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। तो हमें ये पढ़ना है कि अगर हमें पास की चीज नहीं दिखाई दे रही है तो उसको मैं कैसे अपनी पावर को अपने इम्प्रूव कर सकता हूँ, आईज की, अपनी आंखों की आई साइड को कैसे ठीक कर सकता हूँ, या दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है ढंग से तो कैसे ठीक कर सकता हूँ। देखिए पहला अपने पास क्या है, मायोपिया। एक मायोपिया में तो एक मायोपिया है, दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इनका करेक्शन करते होते हैं हम लोग। देखिए मायोपिया, अच्छा मायोपिया को और क्या बोलते हैं? मायोपिया में क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो आपकी जो साइट है वो क्या है, शॉर्ट है, मतलब वो पास की चीजें तो दिखाई देती है, दूर की चीज आपको दिखाई नहीं देती है, ये मतलब हुआ, है ना? Yes. चलिए यस सर। ठीक है। अच्छा आपको पता है एक जो नॉर्मल आई होती है, एक नॉर्मल हेल्दी आई होती है, उसके लिए हमने 2 पॉइंट डिफाइन किए हैं। एक नॉर्मल हेल्दी आई कितना मैक्सिमम कितनी दूर की चीजों को ढंग से देख सकती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, है ना? जैसे आप आराम से मून को, सन को, इनको देख पा, देखो ऐसे थ्योरी के लिए बोलते थे इन्फिनिटी, रियल लाइफ में इन्फिनिटी मतलब होता है 5 से 6 मीटर की जो दूरी होती है वो टेक्निकली इन्फिनिटी मानी जाती है। आंखों से अगर 5-6 मीटर की दूरी की आप चीज को ढंग से देख पाते हो तो आप उसको उस इन्फिनिटी मानते हो, वो और उसके बाद ये सब चीजें क्या है, इनफाइनाइट आंख के लिए। अच्छा एक क्या होता है, आपके पास एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन होता है कि आप चीजों पास आते जाओगे ना तो आपकी आंखों पे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। अपना कोई भी पेन ले लो, पेन की टिप को देख के पास पास लाने ट्राई करो, जैसे पास आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, और एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, आपको वो चीजें ब्लर दिखने लग जाती Yes, sir. है ना? तो अब
किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना पास लाके भी उसको देख सकते हो, वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन हो गई आपकी। अच्छा, वो एक ऑन एन एवरेज एडल्ट के लिए वो डिस्टेंस होती है, उसको हमने माना है 25 सेंटीमीटर। अब उससे पास में लेके आओगे तो फिर आपकी आंखों पे फिर आपको चीजें ब्लर होना दिखाई देती है और आंखों पे और भी स्ट्रेन बढ़ता है। चलिए, जो बच्चे होते हैं, है ना, इनकी एज कम होती है, 6-7 साल के बच्चे होते हैं, उनका ये जो डिस्टेंस ऑफ जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन होता है वो और भी कम होता है। और भी कम मतलब क्या है, वो और भी पास लाकर चीजों को, फिर भी स्टिल उन पे आप आईज आपको क्या कर पाती है, फोकस कर पाती है, क्योंकि एज कम है, आपके आईज की जो मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो आराम से लेंस के की फोकल लेंथ को चेंज कर पाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फोकस करना मुश्किल आता है। कैसे, ये देखो, मान लो वो देख सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूं, मान लो ये आई है आपके पास, ठीक है। मान लो आपने आई में यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, और यहाँ आप ये से आपके से मसल से ही जुड़ा हुआ है ना। आई खास बात क्या है कि ये जो मसल्स को ना, आप मसल्स को यूज करके आप इसके आपके जो लेंस लेंस के कर्वेचर को कम ज्यादा कर सकते हो। भाई जो मसल्स है, मसल्स क्या करती है, आप ये जो अपनी लेंस बनाया है, इस लेंस के कर्वेचर को, ये आपका आंखों का लेंस है, ये है, इस कर्वेचर को चेंज करते हैं। तो कर्वेचर चेंज करेगा तो आपको याद आ रहा है कि फोकल लेंथ भी चेंज होती है लेंस की। वन फोकल लेंथ क्या होती है, 1/f(μ-1), 1/r1 - 1/r2। अगर आप रेडियस चेंज करोगे तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। ये आपका क्या है, ये लेंस हो, ये लास्ट में पीछे क्या आपका ये रेटिना। रेटिना। यहाँ पर हम फाइनली क्या बनती है, पिक्चर बनती है। और यहाँ पर पिक्चर का जो साइज होता है, पिक्चर के साइज के हिसाब से आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि वो कितना दूर रखा गया है। अब देखिए, आपका जो वी है, वी तो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। वी क्या होता है, आई का डायमीटर। वी हाँ, आई का डायमीटर बोल दो, या फिर यहाँ डायमीटर है, वैसे क्या होता है, वी मतलब होता है सिंपली लेंस से इमेज की दूरी। और ऑब्वियसली आप लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस को थोड़ी आप चेंज कर पाओगे, भाई आई का साइज तो फिक्स्ड ही है ना यार, तो वी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, यू, कभी यू पास में था और कभी यू दूर में था। एक बात बताओ, मैं एकदम जनरल क्वेश्चन पूछूं, मान लो अगर आपके पास एक लेंस है, जो रेज ऐसे आ रही है, लेंस को यहाँ कहीं ना कहीं फोकस कर देगा, राइट। पर जो रेज ऐसे आ रही है, उनके लिए बताइए लेंस कहाँ फोकस करेगा उनको, फोकस से पहले, फोकस के बाद? फोकस के बाद। उसके उसके बाद क्योंकि भैया डाइवर्जिंग आ रही हाँ, इस लेंस का काम क्या है, उनको कन्वर्ज करना। जो रेज पैरेलल है उनको आसानी से कन्वर्ज कर देगा, जो रेज ऑलरेडी क्या है, डाइवर्जिंग आएगी, उनको चाहते तो कन्वर्ज करना ही है, पर कन्वर्ज करने में इसको थोड़ा सा और, जितना ही पैरेलल कन्वर्ज कर पा रहा था उतना इनको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा ना यार। यस सर। कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, समझ आ रहा सभी को। अच्छा, बट आई के केस में क्या है, आई केस में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, उससे ये डाइवर्जेंस है, उसको भी आपको कहाँ करना है, उसको भी आपको जहाँ आपने इसको कन्वर्ट कराया, रेड वाले को भी वही कन्वर्ट करना चाहिए क्या आपको? यस सर। तो ये Yes, आपका आई का रेटिना है,
अब आपने ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी की बजाय कहीं और रख दिया और आपको यहाँ से आने रेस को आपको यहाँ कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, अब इस लेंस की क्या हो जानी चाहिए, पावर बढ़ जानी चाहिए। पावर बढ़ने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ कम। हाँ जितना ज्यादा पावर बढ़ती है अब उतना ज्यादा आप क्या करता है, आपका जो लेंस है वो उतना स्ट्रांगली उसको कन्वर्ज कर। कन्वर्ज या फिर हाँ, अब मतलब क्या ये लेंस की पावर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि भैया बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देगा, और लेस पावर इसका मतलब क्या है कि भाई इतनी आसानी से उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ये मतलब तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पावरफुल लेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आपको सेम जगह पर उसको रेड वाले को भी फोकस कराना है। तो आप क्या करोगे, अपना लेंस की पावर बढ़ाओगे, मतलब क्या, फोकल लेंथ कम करेंगे। कम कर। और मुझे पता है जो फोकल लेंथ होती है, जैसे आपने एक लेंस ले लिया, दोनों तरफ हवा है, तो फोकल लेंथ क्या आती है, म्यू -1 इनटू म्यू माइनस R1 आर के बराबर ही आ जाता मान, दोनों रेडी से बराबर, तो क्या आएगा, आर अपॉन R/2 into mu R minus upon 1. 2 into mu minus 1. यस सर। है ना, वैसे होता है ये लेंस अपॉन ये हो गया। सबको समझ में आ रहा है, यस सर। यहाँ पर एल क्या यूज करेंगे, जो आपके आई का जो लेंस है उस लेंस में क्या फ्लूइड भरा हुआ है वो लेंस का मीडियम हो गया, और आपके आई के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ, लेंस के दोनों तरफ आगे पीछे उधर, है ना। वो मीडियम। हाँ तो ये म्यू एम लिखा हुआ है, बट रफली मेरा पर्पज ये नहीं था, मेरा पर्पज आपको ये बताना था कि जो मेरी फोकल लेंथ है वो एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगी लेंस के, जितना ज्यादा आप ये फ्लैट होगा उतना आर बड़ा होगा। ये हो गया। यस सर। Yes, sir. पहले वाले केस का जो आर है वो ज्यादा बड़ा है, तो पहले वाली फोकल लेंथ ज्यादा बड़ी, यानी इसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, कम है। और इसका आर छोटा है ना, ये ज्यादा क्राउड है तो आर छोटा हो गया, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। तो अच्छा क्या करेगा, जो आपकी आई की जो मसल्स होती हैं, जो मैंने यहाँ पर मेरे आई के पास ये जो मसल्स थी, ये मसल्स क्या करेगी, रिलैक्स कर लेंगे। साइज चेंज करती रहेंगी. रिलैक्स नहीं करेगी। रिलैक्स तो क्या थी, जब इन्फिनिटी पावर थी तब क्या थी, ये रिलैक्स थी। आई की मसल्स क्या करेगी, अपने आप को यूज करके इसके कर्वेचर को बढ़ाएगी, ताकि अगर ये रेंज ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, ये देखो ये F2 है, ये F1 है, सही लिखा हुआ है सदर की। अब जो आपके पास रे आ रही है, उन रेज को ये इसी पॉइंट पे फोकस कर दे। ये है, इस तरह से आंख का बेसिक सा फंक्शन होता है। अब एक बात, तो जैसे से ऑब्जेक्ट और पास आएगा, और डाइवर्जिंग नेचर की हो जाएगी, तो Yes, sir. आपकी आंखों का कर्वेचर आपको और शॉर्ट करना पड़ेगा, और पास आएगी तो मसल्स को और इसके यूज करके आपके कर्वेचर को और चेंज करना पड़ना है। लेकिन जब इन्फिनिटी से आ रही है तो आप क्या एकदम रिलैक्स्ड है, तो भैया आपके पास क्या है, मतलब कोई कन्वर्जेंस, उसमें कोई डाइवर्जेंस है ही नहीं, तो उसको आसानी से उसने कर दिया। जैसे जैसे पास आ रहे हो वैसे वैसे क्या डाइवर्जिंग नेचर बढ़ता जा रहा है रेज का, तो पावर बढ़ानी पड़ेगी आई को अपने लेंस की, तो इसलिए करते हैं जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे क्या है, आपकी मसल्स को ज्यादा स्ट्रेन, मसल्स में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है टू चेंज द कर्वेचर, जितना कर्वेचर चेंज करना पड़ा उतना ज्यादा आपकी मसल्स ज्यादा स्ट्रेन में है। तो जो हेल्दी आई है उसके लिए जो सबसे दूर वाली चीज दे सकते हो उसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। तो हेल्दी आई के लिए जो फार पॉइंट होता है, ठीक है, वो होता है इन्फिनिटी। टेक्निकली 5 से 6 मीटर के बाद जो भी दूरी है वो आई के लिए क्या है, इनफाइनाइट है। ये है आपका फार पॉइंट। तो एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट बोलो,
या डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन बोल दो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन। सिंबल होता है कैपिटल डी। ये एक एवरेज एडल्ट के लिए मानते हैं 25 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम में दिया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हो तो 25 सेंटीमीटर मान लेना, ठीक है। सही। अब आप देख पा रहे हो ना, आप खुद इमेजिन करो, जैसे जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को ना पकड़ लो, उस ऑब्जेक्ट को आपके आंख के पास लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, जैसे जैसे आप पास ला रहे हो वैसे वैसे आपकी आंखों पे स्ट्रेस बढ़ता रहा, और जब बहुत ज्यादा पास जाओगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देने लग जाएगा, आपको बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस पड़ रहा होगा, होता नहीं होता? यस सर। यस। अच्छा, अब देखो यार, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि आपको पास की चीजें तो आराम से बढ़िया दिखाई दे रही है, नियर पॉइंट तो आपका सही है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो दूर की चीजें, दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है। नियर साइटेडनेस बोलो या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होती है सर नियर पॉइंट का मतलब क्या है? कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे मैं देखूं कि भैया आपको वो चीजें दिखाई दे जाए बिना ब्लर हुए हुए। ठीक है सर। है ना? नियर पॉइंट का मतलब क्या है, तो मेरा कोई भी पेन पकड़ लो ना, पेन की टिप को देखना चालू करो, और उस पेन की टिप को क्या है, जब वो दूर रखी हुई है हाथ में पकड़ के आपको दिखाई दे रही है, जैसे अपने हाथ से उस टिप को पास में लेके आओगे वैसे वैसे आपकी आंखों पे स्ट्रेस बढ़ता है, और एक पॉइंट आएगा जब आपको वहां देखना आपको क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट तक की सारी चीजों को आराम से देख सकते हो। जितना आप इन्फिनिटी के पास हो उतना आपकी आंखों में, आपकी आंखों की मसल्स रिलैक्स्ड है। जितना ज्यादा आपकी आपके पॉइंट है वो नियर पॉइंट के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आंखों में जो आंखों में क्या है, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और नियर पॉइंट पे क्या मान लोगे आप कि आपको वो ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई दे रहा है, बट उस टाइम आपकी आईज मोस्ट स्ट्रेन्ड है। इन्फिनिटी वाले पे आपके जो आईज है वो क्या मोस्ट रिलैक्स्ड है, ठीक है। आगे बढ़ू, ये देखिए, तो हेल्दिया के लिए नियर पॉइंट लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो आपको दिखाई दे रहा है। अब नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि आपको पास की चीजें तो दिखाई दे रही है बट दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही है। देखा, एक बात तो इसी यहाँ से सोच के बताना कि जो आपकी नियर साइटेडनेस पास की साइड अच्छी है, तो मतलब कि आपकी मसल्स की जो एबिलिटी है वो क्या है कि लेंस का जो कर्वेचर है या रेडियस को छोटा रखने की एबिलिटी ज्यादा है ना, अच्छी है। ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया हुआ है इस डायग्राम में, ये किसके लिए बनाया हुआ है, इन्फिनिटी के लिए या पास वाले पॉइंट के लिए? पास वाले पॉइंट के लिए। और मुझे अगर पास वाली चीज अच्छी दिखाई दे रही है तो मतलब क्या है, मेरी जो आईज है वो ब्लू वाला शेप अच्छे से बना पा रही है। यस सर। Yes. मेरे आई की एबिलिटी है रेडियस ऑफ कर्वेचर को छोटा रखने की, है ना? तो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर को छोटा रखना वो आई कर पा रही है, लेकिन आई प्रॉब्लम क्या हो रही है, कर्वेचर साइज नहीं बड़ा कर पा रही। हाँ कर्वेचर आर को छोटा तो रख पा रही है लेकिन आर को बड़ा नहीं कर पा रही। आर को बड़ा नहीं कर पा रही मतलब क्या है, जो आपकी रेस पैरेलल आ रही है तब भी आई को जिस रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए था उससे अभी भी क्या है, वो थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल स्टेट में है, राइट? यस सर। है ना? जो भी आपके पास मान लो ये आ रही है, रफली ऐसे मान लेते हैं, जितनी रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए था आई आपकी उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेन्ड स्टेट में बैठी हुई है, राइट? इमेज आगे बन जाएगी। हाँ, तो जो चीज जो आइडियली यहाँ बननी चाहिए थी चीज, जो एग्जैक्टली रेटिना में बननी चाहिए थी, पर मुझे तो पता भैया आई में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस्ड स्टेट में बैठी हुई है, तो वही जो चीज है वही चीज आपकी पहले बन जाएगी। जब भी कोई पिक्चर रेटिना से पहले बनती है बाद में बनती है वो चीज आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती। ये हो जाएगा, आइडियली ये होना चाहिए था। आइडियली ये होना चाहिए था।
ठीक है ना यार? तो अब बताओ, मेरा ये नियर पॉइंट है, देखो अब जो समझने ट्राई करोगे ना, बहुत आसान है, इसको इस पर ना कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ये मेरा नियर पॉइंट है, तो मतलब मुझे समझ रहा है नियर पॉइंट है, ये वाली चीज मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, इसके पास वाली चीज अच्छी दिखाई दे रही है, इसके थोड़ा और पीछे वाली चीज अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इन्फिनिटी वाले में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक कुछ ऐसा कर दूं कि जो रेज है जो पैरेलल आ रही है, और उनको मेरा क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका लेंस मेरा अभी क्या हुआ, पावरफुल हुआ पड़ा है, जो मेरा लेंस है वो ज्यादा पावरफुल हुआ पड़ा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? डाइवर्ज concave lens डाइवर्जिंग कर देनी चाहिए थोड़ी concave सी। lens परफेक्ट। यस सर, कंकेव लेंस। तुम अगर कुछ ऐसा करें, अगर मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट हटाओ, अगर मैं यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दूं, वन एल रेशो क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, अब जो रेस पैरेलल आ रही है वो क्या हो जाएंगी, diverging डाइवर्जिंग। तो डाइवर्ज होके पहुंचेगी। चलिए मानो अब जो आपके पास रेज आ रही है, तो यहाँ से पहुंचेगी, थोड़ा इस तरह से डाइवर्ज होके पहुंचेगी, राइट? जब डाइवर्ज होके पहुंचेगी, जो जो आने से देखो, ये जो रेस सीधी आती, उनको वो यहाँ मीट कराता, अब ये थोड़ा डाइवर्जिंग नेचर की आ रही है, तो उनको क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ मीट करने में इसको थोड़ी दिक्कत होगी, और वो थोड़ा दूर मीट कराएगा, सच दर की ऐसे मीट कराएगा कि वो अपने आप काम बने। रेटिना। retina पर तो वो सब डिपेंड करेगा कि भैया आपको पता, भैया आपके जो मसल्स है वो ये है, मसल्स अभी कुछ कुछ ऑलरेडी कुछ स्ट्रेस स्टेट में रहेगी, वो कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो मतलब थोड़ी इसकी पावर बढ़ी हुई है, मतलब आपके जो आपकी लेंस है वो हमेशा के कुछ आपके स्ट्रेस्ड स्टेट में है। अब जब रेज आएंगे आपको तो उतना डाइवर्स करना है सच दैट कि भैया अब जब रेज उनको कन्वर्ट करे तो वो एग्जैक्टली यहाँ जाकर बैठ जाए। आओ, तो अगर मैं इन्फिनिटी चीज देख पा रहा हूँ तो उसके बाद की तो बाकी चीजें तो मैं आराम से देख ही पा रहा हूँ भाई। सबसे दूर चीज मैंने दिखा दी, पास वाली चीज तो मैं वैसे देख पा रहा हूँ, तो मैं सारी चीजें देख पा रहा हूँ। तो अब मुझे क्वेश्चन था कि मुझे करना क्या चाहिए, राइट? अब लिखो क्या होगा, ये देखो होता क्या है, ऐसे सोच सकते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपका जो फार पॉइंट है वो फार पॉइंट इन्फिनिटी है, आपका जो फार पॉइंट आया है वो यहाँ आ गया, जो कि इन्फिनिटी नहीं रहा, राइट? ये मतलब हुआ ना कि आइडियली आपका फार पॉइंट इनफाइनाइट होना चाहिए था, अब आपका फार नियर पॉइंट तो सही वहीं का ही है, लेकिन फार पॉइंट आपका पास में आ गया है, मे बी 1 मीटर 2 मीटर की दूरी तक आप देख पाते हो, उसके बाद की चीज आपको ब्लर दिखती है। इसका मतलब क्या, 1 से 2 मीटर के बीच की दूरी नियर पॉइंट और अब जो नया फार पॉइंट है उसके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपकी आई अपना लेंस को क्या कर पा रही है, अकोमोडेट कर पा रही है। यस सर। बट इसी फार पॉइंट यानी इसी 1 या 2 मीटर के पीछे जो भी चीज है उसके लिए नहीं कर पा रही है। तो आपको बस क्या धोखा करवाना है, आपको धोखा ये करवाना है कि जो भी आपकी रेज आ रही है इन्फिनिटी से, उसको क्या लगे कि वो पॉइंट से आ रही है किसी से। वो किसी पॉइंट से आ रही है, डाइवर्जिंग नेचर। वो फार पॉइंट्स आ रही है आपकी। क्योंकि मुझे लॉजिकली पता है, अगर आई को लगा कि भैया या इस पॉइंट से आ रही है तो आई तो उसको तो देख पा रही है,
और अगर आप इन्फिनिटी से थोड़ा इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो आई के लिए जो ऑब्जेक्ट आएगा वो फार पॉइंट से थोड़ा पहले आ जाएगा, चेक कर लेना आसानी से। मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझना। मेरे को पता है मेरा जो फार पॉइंट है वो 1 या 2 मीटर पे शिफ्ट हो गया है, मतलब 1-2 मीटर से पहले पहले जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया वो मुझे दिखाई देगा, इसके और नहीं दिखाई दे रहा है। जो रेज इन्फिनिटी पे आ रही है ये क्या करे, उसको डाइवर्स करे मतलब कि आई को लगा कि वो इमेज का उसके लिए आई के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ रखा गया। फार पॉइंट। अच्छा, अगर मेरा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होता, कहीं और होता, तो ये लेंस क्या करेगा, उसकी इमेज हमेशा उससे पास बनाएगा। यस सर। अगर यार मेरा कोई भी कॉनकेव लेंस ले लो, बहुत ही वन लाइन थ्योरी आपको पता है कि अगर मैं इन्फिनिटी की इमेज, ये इन्फिनिटी की इमेज क्या बनाता है, यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ फोन के, वो काम बनाता है उसकी इमेज उसके वर्चुअल वर्चुअल फोकस। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो उसकी इमेज हमेशा क्या बनेगी, पोल और एफ एंड पी के बीच। पोल फोकस के बीच में बनेगी। यस सर। यानी इन्फिनिटी की जहां भी बन रही है उसके अलावा ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे उसकी इमेज हमेशा उस पॉइंट से तो पास बनेगी। पहले पहले ही बनेगी। तो अगर मैं यहाँ से इन्फिनिटी वाले की जो इमेज अगर मैं फार पॉइंट बना दूं तो इन्फिनिटी के अलावा कोई भी कहीं भी रखूं ऑब्जेक्ट को उसकी इमेज फार पॉइंट से पहले पहले बन जाएगी। यस सर। और जो पहले पहले बनेगी तो वो कहाँ नहीं करेगा, ऑब्वियसली फार पॉइंट से पहले वाले ऑब्जेक्ट को तो मैं मेरी आई आराम से रेटिना पे देख ही पा रही है। भाई फार पॉइंट से पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो आपकी आई उसके लिए अपनी आई अपने आप को अकोमोडेट करके उसको दिखा पा रही है आपको ढंग से। यस सर। यस। रिपीट करो, अगर ये इन्फिनिटी वाला जहां भी इमेज बनती है इन्फिनिटी वाले के लिए, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा कहीं और रखूंगा तो उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी से पहले पहले लेंस की तरफ ही बनेगी। तो मैंने क्या किया, जो इन्फिनिटी से आ रही है उसकी इमेज मैंने फार पॉइंट बना दी, तो इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी, मतलब मेरी मान लो फार पॉइंट 2 मीटर है, 2 मीटर पे अपनी इमेज बना दी। इन्फिनिटी जब था, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी आप रखोगे उसकी इमेज हमेशा 2 मीटर से पहले पहले बनेगी टुवर्ड्स आई, राइट। और 2 मीटर से पहले वाले वाले के लिए आई, तो आप अपने आप को अकोमोडेट करके उसको ढंग से फोकस, भाई आई को थोड़ी पता आपने बीच में लेंस लगाया, तो मतलब है कि भाई किस एंगल से रेज उसकी आंखों पे गिरी है ना। यस सर। एक्चुअल में आप फार पॉइंट पे से रेज को गिराओ या आई को दिखाओ कि भैया इस एंगल से आ रही है, आई को तो मतलब है किस एंगल से आ रही है ना, बस उसी के हिसाब से अपने को सेट कर लेती है। चलिए, तो आपको मान लो करेक्शन क्या करना है, आपको क्या करना है, जो हमने लेंस लिया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। आपका u क्या है, u v क्या लिखोगे, माइनस ऑफ फार पॉइंट यह सर थोड़ा सा लैग आ रहा है स्क्रीन में। हाँ वही मैं भी देख रहा था। ये क्या हो गया आपका, तो जो आपके पास फोकल लेंथ आई है वो क्या है, माइनस ऑफ पावर पॉइंट। फार पॉइंट नेगेटिव आई है। यस सर, साइन कन्वेंशन से। आपको पता है करेक्शन लेवल कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस या फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए थी विद साइन देखोगे तो, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो आपको पता लग ही जाएगा।
देखिए हाइपरमेट्रोपी है, ये क्या होता है? सर 1 मिनट ऊपर दिखा। Farsightedness. कर रहा हूँ सर बोलो सर। कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है ना? ओके सर। कॉनकेव लेंस ऐसे भी मत सोचो, ऐसे बोलो जो भी डाइवर्जिंग सिस्टम है उसकी पावर क्या होती है? नेगेटिव। और जो भी कन्वर्जिंग सिस्टम उसकी पावर होती है पॉजिटिव। अब देख लो यार, उस तक कॉनकेव भी क्या कर रहा हो? कन्वर्ज कर रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आसपास के मीडियम कैसा है। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो कॉनकेव की पावर कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर बाहर रेयर मीडियम है जैसे कि हवा है, उस केस में कॉनकेव का डेफिनेटली नेगेटिव और कन्वेक्स का डेफिनेटली पॉजिटिव। बट कोई ये बोलते कि कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है, वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सराउंडिंग मीडियम। अच्छा, फार साइटेडनेस का मतलब है कि भाई आपको दूर की चीजें तो दिखाई दे रही है लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब कुछ ऐसा सोच सकते हैं इसको। आई है, ये आपका लेंस है। फार साइटेडनेस से मतलब कि आपका जो फार पॉइंट है वो तो सही जगह पर है। अगर आपको दूर की चीजें ढंग से दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या, आपका फार पॉइंट तो सही है। नियर पॉइंट में क्या प्रॉब्लम होगी? पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या, नियर पॉइंट पास आया दूर चला गया? दूर चला गया। चला गया। हाँ, नियर पॉइंट जितना पास होगा आप अपनी पास की चीजें ढंग से देख पा रहे हो। नियर पॉइंट जितना दूर होगा मतलब आपके पास की चीजें देखना डिफिकल्ट हो जाएगी। तो एक्चुअली में तो नियर पॉइंट 25 पे होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। एक्चुअली में जो नियर पॉइंट यहाँ आइडियली होना चाहिए था वो एक्चुअली यहाँ चला गया। सही है? यस सर। है ना? पर अब आपको करना क्या है कि ये देखो, जो रेज यहाँ से आ रही है, अब उल्टा है। अब लेंस इतना पावरफुल नहीं है कि इतने आने डाइवर्जेंट रेज को एग्जैक्टली यहाँ फोकस करा पाए। वो क्या करा पा रहा था? मैं ऊपर के इसमें लेंस आपका ऑलरेडी ज्यादा पावरफुल हो गया था, यहाँ पर आपका लेंस कम पावरफुल हो गया है ना। तो जो यहाँ से डाइवर्जिंग रेज आई थी उनको कर नहीं पा रहा था, तो इसके लिए आपको जरूरी क्या है? बट वो क्या रहा है, नियर पॉइंट दूर चला गया। इसका मतलब कि जो रेज यहाँ से आ रही है, जैसे मैं बनाऊँ ये रेज, जो रेज यहाँ से आ रही है उनको ये आसानी से रेटिना पे फोकस करवा, इनको ये फोकस करा दे रहा है, बट उसको नहीं करा पा रहा है ना। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? आप क्या करोगे? ये जो रेज है ये ज्यादा डाइवर्जिंग नेचर की है, तो करेक्शन के लिए आप क्या करते हो? आप एक ऐसा सिस्टम लाते हो जो ऑलरेडी इनको थोड़ा सा तो कन्वर्ट कर दे, ताकि आई, है ना, आई को थोड़ा क्या मिल जाए, हेल्प हो जाए, रेजिस्टेंस मिल चाहिए सर। है ना। अगर ये डाइवर्जिंग नेचर की आ रही है, अगर आप क्या करो, आप हेल्प कर दो कि भाई पहले आप उनको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, तो आई के लिए मदद हो जाएगी। या सिंपली ऐसे सोचो कि जो चीज डी पे रखी हुई है, आई को लगे वो चीज डी पे नहीं रखी, वो कहाँ रखी हुई है? Near point. पॉइंट पे।
सही है ना। अगर आप यहाँ पर अपना एक लेंस रख दो ऐसा कुछ, आई को लगे कि जो रेज आपकी यहाँ से आ रही है ये आपका नियर पॉइंट है, जो रेज आपके यहाँ से आई मतलब ऑब्वियसली लेंस पे ये तो डायग्राम और अच्छा बना सकते हो यार, समझ रहे हो ना। लेंस पे गिर रही है रेज, जाके मसल्स पे नहीं जा रही है। ऐसे आई को लगी रेज यहाँ से आ रही है तो आई उनको एग्जैक्टली यहाँ फोकस कर देगा। जो रेज आपकी यहाँ से चली, जो डाइवर्जिंग नेचर की थी, क्या क्या इस लेंस को थोड़ा पहले उनको कन्वर्स करके कुछ ऐसे दिखा दिया कि आई को धोखा दे देगा। आई को लग रहा है भैया मेरे नियर पॉइंट से आ रही है, नियर पॉइंट से आ रही है मतलब क्या, उसको वहां पर फोकस कर देगा। अब जब डी को थोड़ा, अब ऑब्जेक्ट को अगर आप डी की वजह थोड़ा पीछे लेके जाओगे ना, तो ये जो लेंस है उसकी इमेज क्या बनाएगा, नियर पॉइंट के भी पीछे बनाएगा, और पीछे वाली इमेज को तो आपकी आई आराम से फोकस कर सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो लेंस यूज करना है कुछ ऐसे यूज करना है। लॉजिक समझ आना कि ये डी से जो रेज निकल रही थी वो क्या थी, डाइवर्जिंग नेचर की थी, और आई इतनी पावरफुल था नहीं कि उनको कन्वर्ट कर पाए। तो हमने क्या किया, आई की हेल्प करने के लिए एक और लेंस जो पहले थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करके भेजे, ताकि आई को उतना कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा जितना कि उसको पहले करना पड़ रहा था। इसका मतलब क्या है, आप चाहते हो ये वाला पार्ट हो गया, या कोई चीज आपकी डी दूरी पर रखी गई है, अगर कोई चीज आपकी डी दूरी रखी, तो इस रेड वाले लेंस के लिए उसका यू क्या हो जाना चाहिए, सॉरी वी क्या हो जाना चाहिए, नियर पॉइंट हो जाना चाहिए। भाई फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए 1/v minus 1/u equals to 1/f है। v क्या है, माइनस NP, u क्या है, ये है, इसको यूज कर लो। सबको कितने पावर का आपको F1/F को डायरेक्टली कर सकते हो, पावर लिख सकते हो। यस सर। तो डायरेक्टली आपको पावर बताएगी इतने पावर का मैं लेंस है, नहीं तो फोकल लेंथ निकालो, उसके बाद 1/f कर लो, वो आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया। लॉजिक ये था कि इस लेंस को यूज करके मैंने जो इस लेंस में जो डिस्टेंस डी पे रखी हुई थी, आई को मैंने दिखाया कि भैया वो डिस्टेंस डी पे नहीं रखी, वो कहाँ रखी हुई है, एनपी पे रखी हुई है, ताकि आई के लिए अगर ऑब्जेक्ट एनपी पे रखा हुआ है उनको आई आराम से फोकस कर पा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आई के लिए ऑब्जेक्ट एनपी पे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया आई को लग रहा है कि जिस एंगल से रेज आ रही है वो उस एंगल से आ रही है जैसे कि एनपी से आ रही होती है, और उस एंगल से आने वाली रेज को आपकी आई का लेंस क्या करता, आसानी से रेटिना पे फोकस करा पा रहा था। सर तो एनपी को वी कैसे ले लिया हमने? क्या एनपी को वी कैसे ले लिया? भैया आपके पास ये जो लेंस रखा हुआ रेड वाले के लिए आपने एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट डी पे रखा हुआ है ना, आप चाहते हो जो डी पे रखा हुआ आपको क्या दिखाई दे जाए, तो जो अगर ये जो लेंस है वो उसको दिखाना ना कि वो डी को कहाँ बनाए, एनपी पे। जो पहले लेंस की जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट। तो भाई जो रेज पास हो रही है वो क्या हो रही है, पहले कहाँ से पास हो रही है, कन्वेक्स लेंस से उसके बाद आई पे जा रही है। तो जो पहले लेंस जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए, आई के लेंस के लिए कैसे बिहेव कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह। और आई के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया आपने, नियर पॉइंट पे, क्योंकि आई अब आई की करेक्शन तो आई में का थोड़ी लेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है सर, आगे सर। ना एक्चुअल में आप आई को तो चेंज नहीं कर सकते, आई को धोखा दे सकते हो कि हाँ भैया तेरे को नियर पॉइंट सी चीज, तेरा नियर पॉइंट कहाँ है,
50 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, तेरे लिए ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रखूंगा, या तो एक्चुअल 50 पे रखूँ तब दिख जाए, या कोई चीज पास रख के उसको दिखा दो कि वो कहाँ रखा हुआ है, 50 पे रखा हुआ है। अब कभी नोटिस करना, जब आपके पास में स्पेक्स लगते हैं ना आपके पास, तो होता क्या है कि आपको ना 1 या 2 दिन लगते हैं एडजस्ट करने में डेप्थ को, नोट किए? Yes, sir. नंबर चेंज होता है यार, आपको थोड़ा सा आपको ना अजीब लगता है, आपको पहले जैसा चीज दिखाई देती है आपको लगता है वो चीज थोड़ा दूर चली गई, आपको तो खैर जो जनरली आपको जो लगता है वो आपको ऊपर लगता है। जो यंग एज होती है ना उसमें क्या होता है कि आपको पास की चीज तो आराम से दिखाई दे रही होती है, लेकिन ना दूर की चीजें नहीं दिखती है। जैसे आप पीछे बैठे हो, आपको बोर्ड पे क्या लिख रहा है टीचर को दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए फिर आप आगे बैठे का ट्राई करते हो। यस हाँ, तो और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, उनको ना पास की चीजें नहीं दिखाई देती है, तो वो क्या करते हैं जब उनको पास की वो चीजें पढ़नी होती है तो वो क्या करते हैं उस पेपर को थोड़ा दूर ले जाते हैं, फिर अपनी आंखों को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके, थोड़ा खोल के, हाफ बंद करके, होता नहीं होता जैसे हमारे हम देखते हैं कि ओल्ड एज में जो होते हैं लोग थोड़ा बहुत वो पेपर को दूर रख के पढ़ते हैं, या फिर उनको चीज दी जाती है तो वो थोड़ा सा दूर कर देते हैं, क्योंकि उनके उनको उनकी दूर की साइड अच्छी होती है, उनको पास का चश्मा लगता है। तुम्हारे फैमिली में जो भी जिनकी एज बढ़ती है उनको पहले चश्मा नहीं लगाता, उनकी हमेशा उनको पहले पास का चश्मा लगता है, उनको रीडिंग में दिक्कत आती है, उनको हम रीडिंग ग्लासेस बोल देते हैं, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उनकी दूर की साइड अच्छी होती है, वो दूर की चीजें दिखाई दे जाती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। और यंग एज में जो लगता होता है जनरली वो दूर का लगता है, उनको पास की चीजें दिखाई देती है। तो जब भी आप मैथ स्पेशल करते हो तो आपको हमेशा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर 1 या 2 दिन के बाद अगेन मैं बोलता हूँ ब्रेन और आई मिलके वापस से, और आपका एक्सपीरियंस आप आपकी आई इमेज देती है, ब्रेन बताना चाहिए यार ये चीज एक्चुअली इतनी दूर थोड़ी है जितना तू तेरे को दिखाई दे रहा है, फिर दोनों आपस में एक दूसरे को ट्यून करके फिर से आपको चीजें नॉर्मल दिखने लग जाती है। सर ऑब्जेक्ट डी और नियर पॉइंट के बीच में है, तो उसकी मतलब इमेज नियर पॉइंट से पीछे बनेगी, इसलिए दिखेंगी वो वाले ऑब्जेक्ट्स। हाँ भैया, आपको आपका फार साइटेडनेस है, इसका मतलब कि नियर पॉइंट के बियॉन्ड जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, नियर पॉइंट को थोड़ा दूर चला गया है, तो कोई भी जगह पर डी, और जब डी की इमेज एनपी पे बन रही है ना, तो डी के बाद जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी इमेज एनपी के पीछे ही जाएंगी, और एनपी के पीछे जितने भी आप इमेज रख दो, ऑब्जेक्ट रख दो, उन सबको आपका लेंस क्या हो रहा है, आई का लेंस देख पा रहा है, फोकस करा पा रहा है। तो या तो आप इन चीजों को समझ लो या फिर यहाँ से इसको रट्टा मार लो, है ना। मेरे ख्याल से सिंपल है कि आई को जहां भी चीज दिखाई दे रही है ना, बस आपके लेंस का काम क्या है, लेंस की जो इमेज है वो ऊपर से मुझे पता होगा आई के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, पहले लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। जहां से आपको चीजें दिखना चालू होती है ना, बस आई को दिखाओ कि भैया मेरा ऑब्जेक्ट वही रखा गया है। चलिए, जैसे ऊपर केस में मेरा नियर फार पॉइंट था, पास की जो दिखाई दे रही है फार पॉइंट मेरा 2 मीटर या 3 मीटर में चला गया था, आप आई को धोखा क्या दो कि जो भी रेस इन्फिनिटी पे आ रही है वो इन्फिनिटी से नहीं आ रही है, वो कहाँ आ रही है, फार पॉइंट से आ रही है, फोकस कर देगा। नीचे वाले को नियर पॉइंट से दूर चला गया, डी पे नहीं रहा, तो आई को धोखा क्या दो कि जो चीज डी पे रखी हुई है आप उसको आई को बताओ मत डी पे रखी हुई है, आई को बस क्या बताओ कि नहीं भैया नियर पॉइंट रखी हुई है, आई देख लेगी उसको। अगला क्या है, एक होता है प्रेस बायोपिया, एक होता है एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन पेंडिकुलर लाइंस का डिफरेंशिएट इकट्ठे नहीं देख पाते। यस सर। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आती है ना, उनको आई देख नहीं पाती है। जब आई होते हैं, आई में ना आई में कर्वेचर होते हैं, आई में ना ऐसे स्फेरिकल कर्वेचर भी है, आई में क्या आपके पास वर्टिकल कर्वेचर भी, वर्टिकल डायरेक्शन कर्वेचर, सिलेंड्रिकल कर्वेचर बोलते हैं। तो जैसे आप वॉलीबॉल खेलते हो या बैडमिंटन खेलते हो या टेनिस का जो नेट होता है ना, नेट में से क्या बनी होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होती है नेट में। तो जिसको एस्टिग्मेटिज्म होगा ना, तो उसको वो देखने में क्या होगा, परेशानी होगी। जैसे आपका जो भी चेस वाला बोर्ड होता है, या फिर जैसे आप
आपके पास एस्केलेटर होता है ना, जैसे आप लांडे वेलांडे जाते हो, एस्केलेटर होता है। तो अब देखा एस्केलेटर की सीढ़ियों की खास बात क्या होती है, उसमें ना बहुत सारी ऐसी पैरेलल लाइंस होती है। यस सर। ऑब्वियसली ना वो इस तरह से वो बना होता है ना कि बाद में एक आपका पार्ट खुलता है, उसमें दूसरा पार्ट जाके फिट होता है, फिर तीसरा पार्ट खुलता है, चौथा पार्ट जाके फिट होता है, ऐसे ही होता है ना आपकी जो एस्केलेटर। यस सर। Yes, sir. तो जिसको स्टिग्मेटिज्म होगा ना, उनको इस टाइप की जो ये बहुत पास पास में जो पैरेलल लाइंस है, उनको देखने में दिक्कत है, उसको ना वो ऐसे हिलता हुआ दिखेगा हल्का हल्का, उस पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। ये जो नेट होता है, नेट की अगर आपको लाइंस को देखना हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो उसको बॉक्स देखने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो वो होता है एस्टिग्मेटिज्म, मतलब आपके पास सिलेंड्रिकल एक्सिस का प्रॉब्लम होता है। इसलिए होता नहीं आपको केवल स्पेस बोलते भी है इतना स्फेरिकल है, इतना सिलेंड्रिकल है ना। वो यस ये सर। हाँ, तो एस्टिग्मेटिज्म में लिख सकते हो भैया आपको जो लाइंस है, पैरेलल लाइंस और जो परपेंडिकुलर लाइंस, आपके एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइंस है, उनको देखने में दिक्कत होती है। सिंपली बोलो, जो नेट जैसी स्ट्रक्चर होती है वो आपको दिखाई नहीं देगी ढंग से, वो आपके लिए क्या होगी, ऐसे आप क्लियरली बता नहीं पाओगे कहाँ पर वर्टिकल लाइन है, कहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक होता है लास्ट जो है, एक है प्रेस बायोपिया है। सर ये ठीक नहीं सकता एस्टिग्मेटिज्म? होता है ना सिलेंड्रिकल, होता है सिलेंड्रिकल, नंबर नहीं लगता। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या है, ये कुछ नहीं, ये उम्र है। जब आपकी एज बढ़ जाती है तो पास की नजरें भी कमजोर हो जाती है और दूर की नजरें भी कमजोर हो जाती है। उसमें क्या यूज करते हैं, मान लो आपने इस तरह का एक चश्मा यूज किया है, अब वो ध्यान में आ रहा है कि ऐसा कुछ होता था जिसमें ना यहाँ पर ऐसा आपको अलग से गोला दिखाई देता है, यस सर। ऐसा गोला हो गया, या फिर है ना, तो यहाँ बाकी जगह जगह जो लेंस रखा हुआ है, ये आपका हो गया। इस तरह का बनाओ तो दो कर्वेचर दिखाई देता है आपको। जब आपको सामने देखना है तो ऑब्वियसली आप कहाँ से देखोगे, आपकी आई इस वाले पार्ट से देख रही होगी। जब आप सामने देखोगे ऑब्वियसली तो आपकी आंखें इस वाले पार्ट में देख रही होगी, और जब आपको कोई चीज रीड करनी होगी तो आपकी आंखें नीचे होती है, तो आपकी आंखें इस रीजन से देख रही होती है। आहो सर हाँ, सर इसमें ऐसा नहीं होता कि सर जो बीच के अंदर जो जैसे रेड और ब्लू पार्ट मिक्स हो रहा है जहाँ पे, उधर से देखने में दिक्कत नहीं होती? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भाई। एक आप क्या करोगे, डिस्ट्रैक्शन तो आपके लिए हमेशा ही है, वो एक क्या एक बाउंड्री है, आपको जरूरी है उसी बाउंड्री से देखना, है ना। वो ऐसे एडजस्ट किया होगा तो ये क्या होगा, इसलिए कई लोग क्या होते हैं प्रॉपर चश्मे को नहीं भी पहनते, चश्मे को थोड़ा सा ना नाक के ऊपर ना ऐसे हैंग करवा देते हैं। यस जब सर। आपको रीडिंग करना हो तो इसी चश्मे को हल्का सा थोड़ा सा आगे जाके नाक के ऊपर ना थोड़ा हैंग करवा देते हैं, फिर देखे होते हैं। तो ऑब्वियसली उनको क्या हो रहा होता है, प्रॉब्लम हो रही थी, डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है कि आपको सारा सारा आप उसमें से रेड वाले पार्ट्स नहीं देख पा रहे होते हो। तो थोड़ा बहुत बंदा एडजस्ट करता है अपनी स्पेक्स को यार, है ना। तो जब आप ऐसे नीचे देख रहे होते हो तो अभी गोले वाले रेड से, ये कौन सा है, ये कन्वेक्स लेंस है, पास वाली चीजें देख रहे होते हो, पास वाले के लिए कैसा लेंस चाहिए आपको, कन्वेक्स। और दूर की चीजें साफ देखने के लिए वो कैसे लेंस चाहिए, कॉनकेव। किन्होंने देखा इस टाइप का, ये घरों में पहले होता था, अब तो क्या है, अब तो आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो गया, अब तो आपको इस तरह से दो अलग अलग लेंस नहीं दिखती है, वो एक सिंगल ही लेंस दिखता है, उसमें से दोनों चीजें हो जाती है। Yes, sir. यस सर। उस तरह से बनाया होता है कि आपको कर्वेचर फील ही नहीं होता है। अदरवाइज पहले ऐसे जो दादाजी का टाइम होता था वो ऐसे होते थे। डन। इस तरह की प्रेस बायोपिया तो क्या सिंपली एज है, एज के साथ साथ आपकी ऑब्वियसली मसल्स वीक हो जाती हैं, इसकी वजह से क्या है आपको ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग अपने लेंस की पावर को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो ये तो एज है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या है कि सिलेंड्रिकल एक्सिस का प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्रॉपर्ली देख पाने में दिक्कत होती है। जब वो पास पास होगी तो देखने में दिक्कत, दूर दूर होगी तो देख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पास पास जाएंगे तो देखने में दिक्कत है, डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता जाता है आपके लिए। तो इस पे क्वेश्चन की तो संभावना कम ही है, बट ठीक है आपको आइडिया होना चाहिए कैसे करना है। तो इवन इफ अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख लोगे
कि दूर का करेक्शन ये, इसके लिए सिंपली क्या है, इसके लिए तो करेक्शन क्या है, फोकल लेंथ क्या चाहिए, फार पॉइंट के बराबर ही है। फार पॉइंट है 3 मीटर, तो डायरेक्टली फोकल लेंथ भी है 3 मीटर। 1/3 करता हो तो पावर आ जाएगी। इसके लिए यूज करना है, ठीक है। यस सर सर। यस सर इससे तो आ सकते हैं सर न्यूमेरिकल एडवांस में या मेंस में। आ सकते हैं दोस्त, इसमें मेंस में आ सकते हैं, एडवांस में तो नहीं, चांसेस कम है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये आ ही नहीं सकता है, आने तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। मेंस में हाँ डेफिनेटली। आगे लिखिए, ये नोट कर लिया। सर अगर एज के साथ ना हो के मतलब यंग एज में ही हो तो उसको प्रेसबायोपिया नहीं कहेंगे? एक सेकंड, हाँ अब क्या कर रहे हो? अगर एज के साथ ना हो के किसी को यंग एज में ही मतलब दोनों वो हो जाए तो हो उसको सकता है, प्रेसबायोपिया नहीं कहेंगे? बोलेंगे बोलेंगे भैया, अगर आपके पास ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपको पास और दोनों ही चीजें नहीं दिखाई दे रही है, वो प्रेस बायोपिया है। अब वो जनरली क्या होता है, एज के साथ होता है। कई बार क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी आपके मेडिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से आपको बहुत छोटी उम्र में ही आपको बहुत ज्यादा नंबर का चश्मा लग जाता है, पास की चीजें नहीं दिख रही, दूर की भी नहीं दिख रही, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एज की वजह, एज का नहीं है। प्रेस बायोपिया क्या है, कौन सा डिफेक्ट है, जिसमें आपको पास और दोनों। कोई चीजें नहीं दिखाई दे रही। अब उसके कारण, जनरल कारण जो होता है वो एज होती है, एज फैक्टर होता है जो जनरल फैक्टर है, ओके सर। ठीक है। आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दो है, एक आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप आपको दो पढ़ने, एक पढ़ना आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, एक पढ़ना आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तो क्या हो गया, सिंपल लेंस हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, जो आपके पास जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके पास जो होता है, या फिर आपको जो मिलता है ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह के साथ, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। जो टेलीस्कोप पढ़ना है वो आपको एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ना है। चलिए स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या करता है, क्या काम होता है माइक्रोस्कोप का भाई? जूम करके ऑब्जेक्ट्स को चीज को एनलार्ज करके। आप जो भी आपके जो भी यार इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बस क्या करना है, आपको मैग्नीफाई करके दिखाना है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब मैग्नीफिकेशन, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। अपने काम करो, आप ना एक पेन लो, पेन को अपनी आंख के सामने रखो, ठीक है। और जैसे आप पेन को दूर लेते जाओगे तो आपको पेन का साइज छोटा होता हुआ दिखाई देगा क्या? यस सर। यस सर। क्या एक्चुअल में पेन का साइज छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो आंखें किस चीज को कितना ज्यादा डिटेल में देख पाती है, वो डिपेंड करता है कि वो आपकी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है। मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये कितना एंगल बना रहा है, आपकी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ये एंगल जितना छोटा होता जाएगा ना, उतना इसके बारे में डिटेल आपकी आंखों को कम पता लगेगी, और जितना ये एंगल बड़ा होगा उतनी डिटेल आपकी ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। ये अब देखो, जैसे पेन दूर जा रहा है, जैसे कोई पेन है, ये साइज दूर चला गया और दूर चला गया और दूर चला गया, एंगल कम होता जा रहा है क्या? यस सर।
एंगल कम होता है तो आपको इसके बारे में डिटेल्स आपकी क्या होती जा रही है आईज के लिए, कम होती जा रही है। एंगल छोटा होता जाएगा तो क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट आपको दूर दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, राइट। कुछ चीज आपको छोटी दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली आपको छोटी दिखाई दे रही है तो क्या है आपके लिए उसके अंदर डिटेल्स ढूंढना मुश्किल है ना। जितना ज्यादा एंगल होगा आई क्या करेगी, उसका उतना ज्यादा क्लियर पिक्चर बनाएगी, आपको उसके अंदर की डिटेल्स ढूंढना आसान होगा। मतलब ऑब्वियसली जितना पास होगा उतनी बड़ी पिक्चर बनेगी, जितना दूर होगा उतनी छोटी। देखो कोई सोचो ना कि आपके पास क्या है, v तो कांस्टेंट है, u बढ़ता जाएगा तो v बाई u छोटा होता गया ना, मैग्निफिकेशन छोटा होता गया। अब देखो माइक्रोस्कोप में आप मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए और कम्पाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल आपकी आई पे सबटेंड कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय h बाय कैपिटल D, इसको डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखो, तो वहां वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। एक ये किया, एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट लिए, इस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया आपकी आई पे, और एक बार उसी ऑब्जेक्ट को आप d डिस्टेंस पे लो और वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आपकी आई पे, वही ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, इसका जो रेशियो है इसे बोलते हैं मैग्नी। यहाँ बेसिकली एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात चल रहा है। जितना बड़ा एंगल सबटेंड करोगे रेटिना पे उतनी ज्यादा बड़ी इमेज बना रहे हो, उसके हिसाब से आपके आई को उतना ज्यादा आसानी से उसके डिटेल्स को देख पाना आसान है। तो मैग्निफिकेशन जो डिफाइन होता है कैसे डिफाइन होता है, जब भी आप एंगल ले रहे हो बाय फाइनल इमेज ऑन आई, ठीक है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यस सर। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। When placed at D, अब ऑब्जेक्ट को लाके सिंपली डी डिस्टेंस पर रख दो, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अब आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसके बाद जो आपकी इमेज बन रही है, मतलब इमेज क्या बन रही है, आपको जो चीज दिखाई, अब तो आपको कोई ऑब्जेक्ट कहीं और दिखाई देगा, जहां भी दिखाई दे रहा है वो आपके आई पे कितना एंगल बना रहा है, और एंगल का जो भी रेशियो आता है उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इट इज डिफाइंड दिस वे ओनली। तो अब इसको यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। ठीक है, एक आपने ऑब्जेक्ट लिया एच हाइट का, उसको आपको देखना था, एक तो हमने रखा डी पे, ये आप कहोगे थीटा नोट, ये तो आ गया आपका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर। अब इसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना था, आपने क्या किया, इसके सामने क्या रख दिया अपना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया। एक सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल एक लेंस। कॉनकेव तो यूज कर ही नहीं सकते, कॉनकेव यूज करें तो भैया क्या हो गया, डिमिनिश इमेज बना देगा। यस सर। हमने ये यूज किया, तो यहाँ से रेज निकली और कुछ उसको ऐसे प्लेस किया जाता है ऑब्वियसली सच दैट कि वो हमेशा इसके पोलर फोकस के बीच में है, तभी तो इसकी क्या बनेगा, ये एनलार्ज एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी सीधी। सही है,
ये अब जो नई इमेज बनी है वो यहाँ बनी है क्या? यस ऐसे सोचो, अब आई पे कितना एंगल बनाना बड़ा आसान है। एक रे ये मान लो और एक रे ये सीधी सीधी मान ले। यस सर। यस ये बनाया आपने एंगल, दिस एंगल। भाई ये आपका एच डैश हो गया, ये आपका यू था, ये आपका वी था। अब कितना एंगल सबटेंड कर रहे हो आप? एच डैश बाई वी। आया ना? एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है? जो इमेज की जो बॉटम है वो आंख पर और जो टिप है वो आई पे कितना एंगल बना रहे हैं। ऑब्वियसली एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या? ऑब्वियसली यहाँ से जो बॉटम वाला पॉइंट है और जो टिप वाला पॉइंट है वो अगर आप आई से जोड़ोगे तो उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, समझ गया ना? यस भाई कोई भी रैंडमली एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ आई रखी हुई है, आई का पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कितना एंगल, ये तो एंगल बना, इसी तो एंगल बोलोगे। ठीक है, अब ये बताओ, डायग्राम से देखके बताओ, एच डैश बाई वी इज डेफिनेटली इक्वल्स टू एच बाई यू यू लिख सकता हूँ ना। मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन कर सकता हूँ? थीटा बाय थीटा नॉट ये क्या है? एच बाय यू डिवाइड बाय टर्न आउट। एच बाई डी। यहाँ से क्या है? डी बाई यू आया क्या? डी बाय यू। अब देखो बड़े सिंपल है ना। अगर आपको आई को रिलैक्स स्टेट पे रखना है, आप चाहते हो भैया फॉर रिलैक्स आई क्या होना चाहिए? इमेज आपके आंखों पे, आपके आंखों पे इमेज कहाँ बननी चाहिए? इन्फिनिटी पे। फॉर रिलैक्स आई इमेज कहाँ बननी चाहिए? भाई अगर इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो आपके आई को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट आपके लिए, भाई ये देखो, अगर इसकी इमेज लेंस ने इमेज इन्फिनिटी बनाई तो आपके लिए तो इमेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। भाई पहले लेंस की जो इमेज है वो आई के लिए कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट। तो आई के लिए ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा गया तो आपकी आंखों में जो स्ट्रेस, जो स्ट्रेन होता है वो क्या है? जीरो है। क्योंकि जब भी आपकी आई इन्फिनिटी पे देखते हैं तो आपकी आई क्या होती है? आपकी मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में होती है। यस सर। यस सर है ना? जब भी आपको कोई चीज इन्फिनिटी दिखाई दे रही है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं, ऐसा अगर बोलते हैं एन इंस्ट्रूमेंट इज सेट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट को कुछ ऐसे सेट किया गया कि भैया आपकी जो इमेज, आपको जो चीज दिखाई दे रही है वो इन्फिनिटी पे दिखाई दे रही है। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से जो इमेज बन रही है फाइनल वो इन्फिनिटी में बन रही है और आपको लग रहा है कि भैया मेरी इमेज ऑब्जेक्ट में इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और आपकी आंखें भी मोस्ट रिलैक्स स्टेट में। इसका मतलब क्या? इसके लिए यू क्या होना चाहिए? अगर कोई चीज, इनफाइनाइट अरे नहीं नहीं, यू क्या होना चाहिए? इसके फोकस के बराबर हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? ओ अच्छा ठीक है यस सर फोकस किया आपको अगर इमेज इन्फिनिटी दिखाई देनी है तो यू क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए। और यहाँ पर ये आ रहा है, मैग्निफिकेशन क्या हो गया? डी बाय एफ। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है, डी बाई यू। सिंपली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन होगी, सिंपली बता सकते ये मेरा मैग्निफिकेशन है।
लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि भैया आपने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप को ऐसे सेट किया हुआ है कि भैया आपके आई क्या मोस्ट रिलैक्स स्टेट में है, तो क्या होना चाहिए मैग्निफिकेशन। अब क्या है, फॉर मोस्ट रिलैक्स स्टेट हो गया, आगे क्या करते हैं, फॉर मोस्ट स्ट्रेन आई, फॉर मोस्ट स्ट्रेन आई, इमेज डी पे होनी चाहिए, इमेज क्या बना, डी पे होनी D. ऑब्जेक्ट कहीं मर्जी रखो, आपको क्या लग रहा है, आपके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, के लिए आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, डी पे रखा गया है ना। मतलब आपको अगर डी पे दिखाई दे तो ऑब्वियसली पैरेलल लेंस के लिए वो क्या है, इमेज है। इसका मतलब क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा गया, ऐसा जरा कि जो इमेज बन रही है वो इमेज क्या बन रही है, डी पे, और पैरेलल लेंस की जो इमेज डी पे है वो आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट डी पे रखा गया, आपकी जो रेंज आ रही है वो डी से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, 1/v, पहले लेंस की 1 - 1/u 1/f, क्या लगाओगे इसके लिए, 1/d। ये जो इमेज बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, डी पे बननी चाहिए। u यस भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, ये -d, ये -u इक्वल्स टू 1/f हो गया, ये प्लस हो गया, ये यहाँ चला गया, तो 1/u की वैल्यू क्या आई, 1/d प्लस 1/f। मैग्निफिकेशन क्या होता है, D/U उसकी d जगह। by पूरे का d से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। यस सर 1 + d/f आया, यस सर। यानी जब आप मोस्ट रिलैक्स स्टेट में हो तो मैग्निफिकेशन क्या था, d/f, और जब मोस्ट स्ट्रेन पोजीशन में हो तो मैग्निफिकेशन क्या रहा है, 1 + D/F। थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्या मैग्निफिकेशन, यस सर यस सर। यानी जब आप मोस्ट, जब आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो आंखों पे आपको स्ट्रेन बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। Yes. हाँ परफेक्ट है, तो ये है यहाँ पर यार कि अगर आपको मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो आंखों पे जोर बढ़ेगा, अगर आपको आंखों को थोड़ा रिलैक्स करना है तो मैग्निफिकेशन के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जब आपकी आइज मोस्ट रिलैक्स स्टेट में है तो मैग्निफिकेशन d/f है, जब आपकी आइज मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट में है तो मैग्निफिकेशन स्लाइटली ज्यादा है, 1 + d/f। तो क्या क्वेश्चन आ जाता ना कि भैया आपने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया तो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन कितना है, 1 + d/f हो जाएगा। यस सर फोकल लेंथ गिवन होगी, डी हमें पता है 25 सेंटीमीटर होता है, कर लोगे। यस सर। चलिए नोट कर लिया है या फिर टाइम अभी कर रहे हो, सर बस एक चीज दिखा दो, करना है वो- सर सर एम वाला दिखा, मैं अपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में, और ऊपर कर दो। यस सर थोड़ा सा और, दिखा दो स्टार्टिंग से। बस सर थोड़ा और ऊपर, बस सर। Sir. सॉरी म्यूट था, बोलो बोलो। सर जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो एच डैश की वैल्यू तो बहुत छोटी नहीं हो जाएगी, तो फिर मैग्नीफाइड कैसे हो? तो आपके लिए क्या है, आपके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना कि आपके पास डिटेल यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन हो रहा है, एंगल कितना बड़ा बन रहा है, हाँ आई पे, आपके आई पे जितना बड़ा एंगल बनेगा उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, कुछ चीज आपको उतना ज्यादा डिटेल में लिखी, डिटेल समझ लो कि अगर आपने हर चीज को मैग्नीफाई कर दिया, कोई चीज आपको छोटे एंगल पे बननी थी, कोई चीज आपके बड़े एंगल, जितना ज्यादा बड़ा एंगल होगा आपके उसको और उतना ज्यादा डिटेल में देख पाएगी।
अब जैसे अब मैग्नीफिकेशन बात करें, नॉर्मल एक लेंस की बात करूं, है ना। ये बात बताओ, अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी बन रही है तो मैग्नीफिकेशन तो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? हाईली मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनती है? Yes, sir. यस सर। तो बट जो हमारा ये थीटा है तो छोटा है ना काफी। क्यों थीटा क्यों छोटा? अगर आपका एच आपका इनफाइनाइट हो गया एक तरह से, तो भाई आपका थीटा भी तो बहुत बढ़ गया। एच डैश भी बढ़ेगा। भाई वी तो बड़ा, सर हमने tan थीटा को थीटा लिखा था फिर वहां पे। कहाँ लिखा tan थीटा और थीटा? सर अच्छा यहाँ पर h/d। यस सर। हाँ ठीक है। आपका भैया अगर आपका v इनफाइनाइट हो रहा है तो आपका h डैश भी तो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, तो रेशियो अगेन क्या आ रहा है? टेंडिंग टू फाइनाइट आ रहा है ना, छोटा एंगल आ रहा है। आप ये तो नहीं पूछ सकते हो कि अगर सर हाँ एक हाँ डिनोमीटर बढ़ गया तो क्या हो गया? डिनोमीटर दोनों ही बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है सर। आगे बढ़े भाई, Yes, sir. कर लो ये फटाफट नोट कर लो यार, ये लास्ट वाला पार्ट। सर या तो आप आगे बढ़ा लो, नोट्स में से देख लेंगे, वन नोट पे लिखा है इसे। सर वो सिंक नहीं हुए इसलिए कह रहे थे, वो सिंक नहीं हो रहे नोट्स। यार यहाँ तो दिखा रहा है सिंक होते हुए, किसी के नहीं हो रहे क्या यार? नो सर। चेक क्वेश्चन के बाद नहीं हो रहा एक क्वेश्चन का लास्ट उसके बाद से क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आया। यस सर, बस लास्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बाद से। ठीक है, अभी ये सर वाला हो गया। आप एक बार थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला से दिखा दो सर, स्क्रीनशॉट ले सर लो। वहां तक आ रहा है जहाँ पर आपने लेंसेज को एरो से डिनोट कर रखा है। अच्छा चलो, अभी भी वही आ रहा है, अभी भी उतना ही आ रहा है। यस Yes, सर। sir. मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए। चलिए आगे लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड में बेसिकली दो लेंस होते हैं। एक लेंस होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक बोलता है आई पीस। ये आपके पास आई पीस जो होता है उसका एपर्चर साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, और अगर इसका आर ज्यादा है तो पहले तो इसका एपर्चर साइज बड़ा है, रेडियस इसकी ज्यादा बड़ी है, इसका फोकल लेंथ थोड़ी बड़ी होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आई पीस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो लेंस आपके ऑब्जेक्ट के पास में रखा हुआ है उसे ऑब्जेक्टिव बोल दिया, और जो आपके आई के पास है, यहाँ आपके पास, यहाँ से आप देखते हो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। तो देखा आपके आपके यार लैब वगैरह में होता है वो एक व्हाइट से रंग का वो माइक्रोस्कोप लग बना होता है ना, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। यस सर। यस सर। वो होता है, इसको घुमा के अगर तो आप इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, लेंथ को चेंज करते हो, मतलब ट्यूब की लेंथ चेंज हो रही होती है। जब आप इसको घुमाते हो तो इनके बीच में सेपरेशन कम या ज्यादा हो रही होती है। दोनों लेंस के बीच की दूरी है उसको बोला एल। एल होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। ऐसा होगा ना जैसे एक ट्यूब ली हुई है आपने, ये होता है। ये लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रखा हुआ है आई पीस, और उस की वजह से आप इसकी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो। ऑलराइट, अब रखा यहाँ पे आपने रखा ऑब्जेक्ट, इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ है एफ ई। एच का ऑब्जेक्ट रखा, तो मैग्निफिकेशन है डिनोमीटर तो मुझे पता है, डिनोमीटर तो फिक्स्ड है, h/d होता है भाई। ये वाला फैक्टर तो क्या है, सिंपली ये वाला फैक्टर तो क्या है, h/D है,
Yes, sir. इसमें क्या होगा, ये आपने इसको ध्यान रखा, इसकी आपके ऊपर आनी एक रियल इमेज, इसकी आपने बनाई एक रियल इमेज, यहाँ से आपके पास रेज आई। अब ये जो इमेज बनी है, दूसरे लेंस इसकी फर्दर क्या बनेगा, अब दूसरे लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। तो मान लो ये क्या आपके पास, मान लो ये जो दूरी है ये u नॉट है, ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी। अच्छा, अब अगला वाला ये पार्ट कैसे बिहेव करेगा, आई पीस से दूरी, ये u क्या है, u स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, o फॉर ऑब्जेक्टिव, e फॉर आई पीस, सही है। यस सर। अब ये ऐसे रखा होता है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, सर फोकल लेंथ ज्यादा होने से फायदा क्या हुआ कि जो इमेज बन रही है वो हमेशा इसके पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। एफ ई आ गया, एफ ई आ गया तो क्या होता है, अब देखो, अब मैं अगर पुराने वाला सारा डायग्राम भूल जाऊं तो यहाँ से एग्जैक्टली मैं ये काम चालू कर सकता हूँ, ये वाला काम, ये वाला काम माइक्रोस्कोप वाला। यस। आपने क्या किया, सिंपली इसके सामने पहले वाला सारा डायग्राम भूल जाओ, ऐसे सोचो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसके सामने आपने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये ऐसे ही है। कुछ ये हो गया, ऑलराइट। मतलब मैं पूरा डायग्राम क्या बनाऊं, ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ से जो रेज पैरेलल गई होंगी वो इसके फोकस से पास हुई होंगी, सही है क्या। यस सर। तो यहाँ से दो रेज निकल रही है या फिर यहाँ से इनफाइनाइट रेज होंगी जो इस पॉइंट पे पहुंचेंगी, सर इनफाइनाइट रेज होंगी सर, पर वो इनफाइनाइट में बहुत सारी रेज होंगी, जो कुछ रेज नीचे भी जा रही होंगी, कुछ ऐसे भी जा रही होंगी, तो मैंने कभी तो रे उठा ली, राइट। या मैंने सिंपल सा लॉजिक किया है यार कि जो पहले वाले की जो इमेज है दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। अब ये देखो दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरह से सिंपली क्या है, फर्दर सिंपल माइक्रोस्कोप है यार, ये देखो ये वाला एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट रखा गया सामने, उसकी मैग्नीफाइड इमेज बन गई, आहो ये है। अच्छा, ये जो फाइनली जो बना है दोस्तों, ये जो बना है ये पॉइंट क्या होगा, वी ऑफ ई, वी ऑफ आई पीस। यस। तो आपकी आई यहाँ होती है, इमेज कैसे निकालते हैं, ये टिप है और ये जो पॉइंट है, ये वाला दोनों आई पे कितना एंगल बना रहे हैं, ये वाला एंगल बना रहे हैं। यस भाई ये बनाओगे ना, आपके पास क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आपकी आंखों पे कितना एंगल बना रहे हैं, दिस इज थीटा, एच डैश है, दिस इज वी है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू सो क्या नाम दे, एच डबल डैश बोल देते हैं यार, एच डैश तो ये हुआ, यस सर। तो एच डबल सिंपल माइक्रोस्कोप, अब तो एच डबल डैश बाई वी ई इक्वल्स टू एच डैश अपॉन UE. यूई। यूई, राइट। यस सर। सर। Yes, sir. मैं फिर बोलूंगा कि अब इसको कंपाउंड सोचो मत, अगला जो स्टेप सेकंड स्टेप है वो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप वाला है। यस। मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए, मैग्निफिकेशन आपका आना चाहिए, आपने फाइनली कितना एंगल बनाया अपन बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, कितना एंगल होता है, ये होता है। यस सर। यस सर।
ये लिखा जाएगा H डबल डैश बाय VE VE अपॉन H बाय D। D H डबल डैश एक्चुअली क्या है? H dash डिवाइडेड बाय H upon D H by D. अब यहाँ से देखो ये तो क्या है आपके पास D बाई U ही तो आ ही गया। H डैश बाय H Mag H डैश बाय H क्या है? सिंपली पहले वाले लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन yes sir Yes. और D बाई U क्या है? D बाई U एक बात बताओ, एक सिंपल अगर आपने माइक्रोस्कोप लिया होता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, और उससे U दूरी पर रखा होता तो उसका स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन क्या था? D बाई U आता। yes sir इसी डायग्राम में जाओ, पहले वाला फिगर हटा दो, स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 के लिए U कितना है? स्टेप 2 के लिए U कितना है? UE है ना? UE तो भाई सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप में सिंपली क्या है? ये सिंपली एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे U दूरी पे, तो उसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा भैया? D by U D बाई U ही आता। yes sir Yes. सर याद कैसे रहेगा मैग्निफिकेशन कंपाउंड का? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले वाले का लीनियर मैग्निफिकेशन, दूसरे वाले का एंगुलर मैग्निफिकेशन है ना? चलिए अब देखो H डैश बाय H क्या है? H डैश बाय H क्या होगा? V नोट बाय U नोट होगा क्या? yes sir भाई Yes. लीनियर मैग्निफिकेशन H डैश बाय H क्या होता है? V not. V not by U not. बाय U नोट। सही है? yes sir डन। चलिए आप चाहो तो यार बाद में, हाँ बस ये आपका बन गया। ये देखो ये V नोट बाई U नोट है, तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन आया है ये क्या है? D बाई U ही ये बात बताओ, आपने ऊपर ही किया फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, और नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है? आपको पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए? देखो V नोट बाई U नोट तो लिखोगे लीनियर मैग्निफिकेशन इनटू दूसरे वाले का एंगुलर मैग्निफिकेशन D by F D बाय F हो जाएगा। F किसका? दूसरे वाला एक सिंपली IP मैग्निफाइंग ग्लास है ना यार। yes sir Yes. अच्छा 4 मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन plus V नोट बाई U नोट इनटू, अब जो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन आ रहा है D बाई U, D बाई U की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी? 1 plus D by प्लस D बाय B by. लिख लो आपके मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ। बहुत ज्यादा हैंग नहीं हो रहा है ये भी? तुम्हें भी ऐसे थोड़ा Yes. दिख रहा है? Yes. यस सर काफी ठीक है ना? वैसे ये देखो 1 बाई V नोट माइनस 1 बाई U नोट माइनस लगा दो, ये क्या आएगा? 1 बाई F of O O F O F आ जाएगा।
इस पूरे को अगर मैं क्या करूं, वी नोट से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे पता है वी नोट बाई यू नोट कहीं ना कहीं मुझे चाहिए, पूरी इक्वेशन क्या करो, आप वी नोट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 1 प्लस वी नोट बाय यू नोट इक्वल्स टू वी नॉट बाय V सही है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, वी नोट बाय यू नोट इक्वल्स टू वी नोट बाय एफ नोट -1। तो इफ मुझे पता है आईपीएस का एपर्चर साइज बड़ा होता है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, और जो ऑब्जेक्टिव उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है। तो जो एफ नोट है, मान लो इफ नोट अगर एफ नोट अगर वो क्या है, वो छोटा है, इज वेरी स्मॉल, तो वी नोट बाय एफ नोट क्या हो जाएगा, एक से काफी बड़ा हो जाएगा। Yes, sir. या तो वी नोट बाय यू नोट की वैल्यू क्या आ गई, वी नोट बाय एफ नोट आ गई। Yes, sir. और एक चीज और देखो, ऐसे तो आप क्या चाहते हो कि जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या हो, इसके फोकस के, इसके पोलर फोकस के बीच में होता है। आप जो इमेज बनाते हो कुछ ऐसे बनाते हो कि जो ये इमेज बनती है वो एक्चुअली क्या क्लोज टू क्या बनती है, आईपीस बनती है। ये जो इमेज बनती है दैट इज जो क्लोज टू क्या बनती है, आईपीस बनती है। यूई क्या होता है, यूई काफी छोटा होता है, ऑलराइट। और जो तो आई वी नोट बाई जो यू नोट है approximately equals to v नॉट बाय एफ नॉट, एंड जो v नॉट है जो इमेज बनती है वो क्लोज टू क्या बनती है, आईपीस बनती है। आईपीस बनती है मतलब क्या, एक तरह से जो लेंथ ऑफ ट्यूब है, v नॉट क्या हो गया, लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर हो गया क्या, ठीक बा। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, L बाय एफ नॉट आफ्टर लॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो कुछ सर ये एल क्या है यहाँ, सर एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ ट्यूब भाई ऊपर लिखा हुआ देख, लेंथ ऑफ ट्यूब, व्हाट इज एल, एल दोनों लेंथ के बीच की दूरी है, दोनों लेंथ के बीच की दूरी क्या है, ये लेंथ ऑफ ट्यूब है ना भाई। इसे स्क्रू से इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हो, लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ा सकते हो। तो जो हमने ऊपर किया ये सारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये वाला यहाँ तक एग्जैक्ट फॉर्मूला है। फिर कभी कभी दे देते हैं कि भैया मान लो कि ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत कम है, एंड तो इस केस में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन अगर बोल दिया जाए तो कुछ ऐसे ही होता है दोस्तों कि जो यूई होता है, जो आईपीएस का, आप एक बात, आप आईपीएस का फोकल लेंथ कम करना चाहोगे बड़ा करना चाहोगे, वैसे सेफ साइड होने के लिए आईपीएस का बड़ा करना, सर बड़ा रखना चाहेंगे सर, बड़ा करना चाहोगे ताकि जो भी इमेज बन रही है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, आईपीएस के पोलर फोकस और पोल के बीच में। तो आईपीएस की जो फोकल लेंथ होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है किसके, ऑब्जेक्टिव के। तो जो इमेज बन रही है आप आईपीएस को कुछ ऐसा सेट करते हो कि जो भी इमेज बन रही है वो आईपीएस से काफी क्लोज है। आप जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो और जब ऐसे वो स्क्रू घुमाते हो या ऐसे जो अपना नॉब घुमाते हो, तो देखो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है और जो आईपीएस है वो तो वही का वही है। स्क्रू घुमाने से क्या होता है, ये वाला जो पीस है ये वाला पीस आगे पीछे मूव करता है, ठीक है, आईपीएस आगे पीछे मूव करता है। और ऐसे इसको सेट करते हैं सच करके क्या हो जाए, ऑलमोस्ट जो इमेज बन रही है पहली इमेज वो इसके एकदम
पोल के आसपास आ जाए ताकि मैं एल को ऑलमोस्ट क्या मान लूँ, वी नॉट मान लूँ और फिर अप्रोक्सीमेशन लगा पाऊँ। अदरवाइज पहले हमने नेट लिखा है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। अरे नोट्स सब सिंक हो रहे हैं। सर अभी भी नहीं हो रहा है। हाँ सर, अभी भी नहीं हुए।